Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 54 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 55 से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भिभिया एकदम सब्जेक्टिव। कथा क्वेश्चन नंबर 55, दो भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में हमको अंतर स्पष्ट करना है। भौतिक गुण के आधार पर देखिए, एक तरफ हम धातु लिखेंगे, एक तरफ अधातु लिखेंगे। कहता है धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, लेकिन अब बाद में ग्रेफाइट एवं आयोडीन है। तो अब बाद नहीं भी लिखेगा फिर भी चलेगा, सीधे इसमें लिख देंगे धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, अधातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। दूसरा, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। लेकिन फिर एगो अब बाद हो गया हाइड्रोजन, लेकिन अब बाद नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, सीधे लिख देंगे अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। तीसरा, यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं। कौन? तो धातु। और धातु में यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। फिर इसमें भी एक अब बाद आ गया ग्रेफाइट। चलिए फिर से दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कर। अभी अब बात नहीं बोलेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है तो अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातु विद्युत धनात्मक होती है तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं तो अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, जिंक को आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन में डालने से जिंक सल्फेट बनता है तथा आयरन अलग हो जाता है। तो देखिए, जिंक को जब आयरन सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, जब डालते हैं तो तीर चिन्ह, तो Zn जो है SO4 के साथ संयोजन कर लेता है और Fe को जो है विलयन से अलग या पृथक कर देता है, तो प्लस Fe। फिर से, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण के। तो आंसर है इसका, जिंक को आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन में डालने से जिंक सल्फेट बनता है तथा आयरन अलग हो जाता है। तो Zn प्लस FeSO4 तीर चिन्ह ZnSO4 प्लस Fe। फिर से देख क्वेश्चन नंबर 57 कहता एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो उस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या क्या है। कहता है आंसर इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2, 8, 7 है। तो स्पष्ट होता है कि तत्व का नाम, देखिए जोड़ दीजिए, 2, 8, 10, 7, 17। तो 17 पर कौन आता है, क्लोरीन, और परमाणु संख्या कितनी है, 17। फिर से, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या लिखे। तो कहता है इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है से स्पष्ट होता है कि तत्व का नाम, सबको जोड़ दीजिए, 8, 2, 10, 7, 17, यानी कि कितना हो गया, 17। 17 पर कौन आता है, क्लोरीन, और परमाणु संख्या कितनी होती है, 17। क्वेश्चन नंबर 58 कहता आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल, क्वेश्चन कहता है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। आंसर है, आश्रित जल आयनित नहीं होता है, और हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो है आयनों का प्रवाह है या आवेशों का प्रवाह है, ऋणात्मक बहती है। कहता है इसलिए आश्रित जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन देखिए, अब वही वर्षा जल जो है आयनित होता है, अर्थात इससे होकर आयनों का प्रवाह होता है, इसलिए यह विद्युत का चालन करता है। फिर से, आश्रित जल है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। आंसर है, आश्रित जल आयनित नहीं होता है, और हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो है आयनों का प्रवाह होता है, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, लोहे को जंग से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। इसका आंसर है, लोहे को जंग से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं। लोहे को जंग से जो है
बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला, लोहे को तेल अथवा पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता है, क्योंकि इसके कारण या इनके कारण लोहे की सतह जो है वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आती है। दूसरा, लोहे पर ग्रीस की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। तीसरा है, लोहे पर जस्ते की पतली चादर चढ़ाकर जो है जंग से बचाया जा सकता है। फिर से, लोहे को जंग से बचाने के क्या क्या उपाय हैं? तो आंसर है इसका, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला क्या उपाय है? तो लोहे में जो है तेल अथवा पेंट लगा देंगे जिससे जंग से बचाया जा सकता है, क्योंकि जब तेल और पेंट लगा देते हैं तो वह जो है लोहे की सतह जो है वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आती है, इसी कारण जो है लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। दूसरा है, लोहे पर ग्रीस की परत चढ़ाकर, और तीसरा है, लोहे पर जस्ते की पतली चादर चढ़ाकर। तो जब आंसर लिखेंगे तो सीधे लिख देंगे, लोहे को जंग से बचाने के निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय लिख देंगे, लोहे में तेल अथवा पेंट लगाकर। दूसरा लिखेंगे, लोहे पर ग्रीस की परत चढ़ाकर। और तीसरा लिखेंगे, लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर। अब क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन होता है? क्या होता है जब वह धातुओं का वायु में दहन होता है? तो आंसर है इसका, धातुओं का वायु में दहन कराने से धातु के ऑक्साइड बनता है। जैसे देखिए Ca को जब O2 यानी कि वायु में दहन कराएंगे तो बनाता है CaO2। अब फिर देखिए Na को जब O2 में दहन कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगती है, इसलिए O2 की उपस्थिति में जब इसमें आग लगाते हैं तो 2Na2O होता है। समीकरण संतुलित है, इसलिए 4Na + O2 2Na2O होता है। इस वीडियो में हम उल्टा से पढ़ लिए 55 से 60 तक, अब पढ़ेंगे हम 54 से 48 तक। कहता है, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? लोहा की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? अभी था ना आंसर, लोहे को जंग से बचाने क्या क्या उपाय है, तो उसी में जो है क्वेश्चन पूछ दिया फिर से, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? तो आंसर है, लोहा की बनी वस्तुओं को अगर खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लगने लगता है, जिससे उसकी सामर्थ्य शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जाती है। इसी जंग से बचाने के लिए लोहे की बनी वस्तुओं पर या उसके ऊपर जस्ते का लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका संक्षारण नहीं होता है। फिर से देखते हैं, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? तो कहता है आंसर इसका, लोहे की बनी वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ देने से उसके ऊपर जंग लगने लगता है, जिससे उसकी सामर्थ्य शक्ति जो है दिन प्रतिदिन घटती जाती है। इसी जंग से बचाने के लिए लोहे की बनी वस्तुओं पर उसके ऊपर जस्ते का लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका संक्षारण नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम। कहता है, तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसे कहते हैं? तो आंसर है, तन्यता धातु का वह गुण है, तन्यता धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु को उस धातु के पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे अधिक तन्यता का गुण सोना Au में पाया जाता है। 1 ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर की तार बनाई जा सकती है। फिर से तन्यता किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका, तन्यता धातु का वह गुण है, तन्यता जो है धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु को उस धातु के पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सबसे अधिक तन्यता धातु कौन होता है? सोना Au। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर की तार बनाई जाती है। अब देखिए, एथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। तो इसका फॉर्मूला होता है एथाइल अल्कोहल का C2H5OH। क्या होता है फार्मूला इथाइल अल्कोहल का? C2H5OH। तो देखिए C2 तो C2 हो गया, H5 अब सब के जगह पर एक एक हाइड्रोजन पुट कर देंगे। अब OH बचा, OH हो गया। एथाइल अल्कोहल का यही होता है संरचना सूत्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, जस्ता के 2 अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखें। तो आंसर है इसका, जस्ता के 2 मुख्य अयस्क हैं। पहला जिंक ब्लेड्स जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, सूत्र कह रहा था ना लिखने, इसलिए ZnS। फिर दूसरा होता है जिंकाइट जिसका फॉर्मूला होता है ZnO। फिर जस्ता के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। आंसर है इसका, जस्ता के 2 मुख्य अयस्क जो है, पहला जिंक ब्लेड्स जिसका फॉर्मूला होता है ZnS,
दूसरा जिंकाइट जिसका फार्मूला ZnO होता है। अब क्वेश्चन नंबर 52 कहता है किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। किण्वन की क्रिया क्या है, किण्वन से कौन सी गैस निकलती है जब वो होता है। कहता है किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में विभक्त किया जाता है, जैसे शराब का बनना। और इस प्रक्रिया में कह रहा था क्वेश्चन में कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस निकलती है। फिर से किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। कहता है किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम के द्वारा, जिसमें किण्वन एक कौन सी है, प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में विभक्त किया जाता है, जैसे शराब का बनना। इस प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो इस प्रक्रिया में CO2 गैस निकलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 53 विकृत गंधिता का क्या अर्थ है, सोदाहरण समझाएं। कहता है जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं, जब वसा या तेल कौन सी हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, तब उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं, तब उसे विकृत गंधिता कहते हैं, जैसे बासी समोसा में गंध। फिर से विकृत गंधिता क्या है, सोदाहरण समझाएं। आंसर है जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं, जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तब उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं, तब उसे विकृत गंधिता कहते हैं, जैसे बासी समोसा में गंध। आगे क्वेश्चन नंबर 54 60 तक हम इसी वीडियो में पढ़े हैं लेकिन उल्टा पढ़े हैं। चलिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आंसर है इसका नमक बनाते समय इसमें आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है, इसी नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में एक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे गलकंठ या घेघा रोग कहा जाता है। इसी रोग से बचाव के लिए मनुष्य को आयोडीन युक्त नमक की उपयोग करने की सलाह दी जाती है। फिर से देखते हैं, कहता है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आंसर है इसका नमक बनाते समय उसमें आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है। नमक बनाते समय जो है उसमें आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है, इसी नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे गलकंठ या घेघा रोग कहा जाता है। इसी रोग से बचाव के लिए मनुष्य को आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।